Hello students, today we will discuss about the use of alkaline phosphatase in recombinant DNA technology। तो ये एक एंजाइम है और इसका यूज़ आरडीटी में यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कब और कैसे हम करते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। alkaline phosphatase alkaline phosphatase शॉर्ट में लिखते हैं ALP और इसका दूसरा नाम है बेसिक फॉस्फेटेज। क्या है ये? इट इज होमोडाइमेरिक प्रोटीन। होमोडाइमेरिक मतलब यहाँ दो सब यूनिट्स होती हैं, इसमें दो मोनोमर्स होते हैं। और होमो है, होमो मीन्स दोनों यूनिट्स एक दूसरे के जैसी होती हैं, सेम होती हैं। प्रोटीन एंजाइम यानी प्रोटीन है, प्रोटीन का बना है, पॉलीपेप्टाइड है, ये अमाइनो एसिड्स का बना है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स का बना है और एंजाइमेटिक एक्शन करता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 86 किलो डाल्टन्स। तो बेसिकली एल्कलाइन फॉस्फेटेज या एएलपी या बेसिक फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, प्रोटीनेशियस एंजाइम है और होमोडाइमेरिक है और कितने वेट का है? 86 किलो डाल्टन्स का। दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं इसकी। पहला इसका प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इट्स फिजियोलॉजिकल रोल is removal of phosphate group, that is PO4 minus 3, by hydrolysis from the ends of the DNA or RNA and other biomolecules। क्या करता है ये? बायोमोलिक्यूल्स या DNA और RNA जो भी इसका सबस्ट्रेट है, उनके एंड्स पर जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स को रिमूव करने का काम करता है। रिमूवल के लिए ये मैकेनिज्म कौन सी यूज़ करता है? हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप्स को रिमूव करेगा। और कौन से फॉस्फेट ग्रुप्स को? जो फ्री होंगे। और फ्री फॉस्फेट ग्रुप्स कहाँ होंगे? यूजुअली एंड्स पर होंगे। इसके सबस्ट्रेट जो भी है, डीएनए है या आरएनए है या कोई भी बायोमोलिक्यूल है, उसके एंड्स पर जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को रिमूव करेगा बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ओके। इट हैज़ इट्स ऑप्टिमल एक्टिविटी एट एल्कलाइन पीएच। तो आप जानते हैं कि ईच एंजाइम requires a specific set of environmental conditions to work efficiently and alkaline phosphatase जो है आपका, उसे कैसा पीएच ज़रूरी है? एल्कलाइन पीएच। और इस पीएच पर ये अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। यानी एल्कलाइन पीएच पर काम करेगा और फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। Enzyme is found across a multitude of organisms, both prokaryotes and यूकैरियोट्स। तो दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है विद द सेम जनरल फंक्शन। और जहाँ भी ये पाया जाता है उसका जो जनरल फंक्शन है वो सेम होता है। अब देखते हैं इसका फंक्शन होता क्या है। एक्शन ऑफ एएलपी ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो क्योंकि आरडीटी में हमारा डिस्कशन डीएनए पर ही फोकस्ड होता है, इसलिए हम डीएनए की ही बात करेंगे और देखेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर एएलपी का क्या एक्शन होता है। ALP removes the free phosphate groups from the ends of the DNA molecule। तो as I have already told, ALP या alkaline phosphatase phosphate groups को remove करता है और free phosphate groups जनरली DNA के ends पर present होते हैं, तो उन्हें वहाँ से ये क्या करेगा? remove करेगा। Let's see how। मान लीजिए you have a double stranded DNA sample। You know that double stranded DNA is made up of two polynucleotide chains। मान लेते हैं कि this particular end is having the phosphate group and that would be the 5' end। Obviously if this is 5', this end will be 3' hydroxyl and both the chains are anti-parallel, that's why this particular end will be 5' phosphate and this particular end would be 3' hydroxyl। So you have a DNA sample. What you do, you treat that DNA sample with alkaline phosphatase।
So these are the molecules of the enzyme, that is alkaline phosphatase. What will it do? ध्यान से देखिएगा. It has removed that phosphate from the 5' end, and in the same way it has also removed the phosphate group at that particular end. So एक एक करके इसने दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स को, जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप्स थे, एक इस एंड पे था और दूसरा इस एंड पे था, उसको रिमूव किया एंड बन गया प्रोडक्ट. और इस प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि इट लैक्स द फॉस्फेट ग्रुप्स. तो सबस्ट्रेट के अंदर आप देख रहे थे कि 5' एंड्स पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट थे, जबकि जब इस सबस्ट्रेट को हमने ALP से ट्रीट किया तो ALP ने दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स को वहाँ से रिमूव किया और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं थे. तो दैट इज द बेसिक एक्टिविटी ऑफ एल्केलाइन फॉस्फेटेस. ओके, अब इस एक्टिविटी का इस्तेमाल हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में कैसे, कब और क्यों करते हैं, ये चीज़ समझते हैं. आइए, ठीक है. तो आप जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जनरली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ए हाइब्रिड DNA मॉलिक्यूल, और उसका नाम क्या होता है? rDNA या रिकॉम्बिनेंट DNA. और उसके लिए हम दो डिफरेंट DNA मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं. जनरली व्हाट वी हैव a circular double stranded vector. This vector has restriction site for any particular restriction enzyme, for example EcoR1. ठीक है. And what we have a DNA sample, and that DNA sample is having some specific region which is known as the gene of interest. So हमारा इंटरेस्ट इस जीन में होता है, और इस जीन को यहाँ से निकालने के लिए हम we look for some recognition site here and some recognition site here. हम recognition site को सर्च करते हैं. मान लीजिए दोनों तरफ जीन के ईदर साइड पे हमें रिकॉग्निशन साइट का मिलना ज़रूरी है, और मान लीजिए ये रिकॉग्निशन साइट होती हैं उसी एंजाइम की EcoR1. ठीक है. तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, वेक्टर है उसमें रिकॉग्निशन साइट है EcoR1 का, और एक DNA सैंपल है जिसके किसी रीजन को हमने यहाँ से बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है, और उसे हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट. और जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालने के लिए इसके ईदर साइड पे रिकॉग्निशन साइट है ऑफ द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज EcoR1. Vector and DNA sample both have the recognition sites for the same restriction enzyme. That is the general setup. अब हम क्या करते हैं? We treat the vector with the restriction enzyme, that is EcoR1. EcoR1 क्या करता है? It produces staggered cuts within the restriction site, and it produces a cut opened vector. Okay, staggered cuts produce करता है EcoR1, and उन staggered cuts की वजह से कौन सा वेक्टर बनता है? cut opened vector. Now if you see that particular end, it would be 3' hydroxyl, and if it is 3' hydroxyl, that particular end will automatically be 5' phosphate. In the same way, this, due to the anti-parallel nature of both the strands, this end will be 5' phosphate, and this end would be 3' hydroxyl. So what we obtain? We obtain a cut opened vector. And as you know very well कि जब भी कोई restriction enzyme staggered cuts produce करता है like this, जैसे EcoR1 ने produce किए हैं, तो ये ends बनते हैं ये, and these ends are known as the single stranded overhangs. ठीक है. And because of the palindromic nature of this restriction site, what happens? These single stranded overhangs are having the complementary nucleotide sequence in anti-parallel direction, and that's why they are able to stick to each other via hydrogen bonding. यानी इस पर्टिकुलर पोर्शन का सीक्वेंस और इस पर्टिकुलर पोर्शन का सीक्वेंस
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, और इसलिए अगर मौका मिलता है तो ये दोनों एंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, और इसीलिए इन सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टिकी एंड्स। तो वेक्टर जो बना है आपका कट ओपन वेक्टर, उसके सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स कैसे होते हैं? having complementary base sequence, and they are known as the sticky ends. Okay, so you have your cut open vector with sticky ends. So what you do next, you also treat your DNA sample with the same restriction enzyme, that is EcoR1. तो आप इस जीन को बाहर निकालना चाहते हैं इस डीएनए सैंपल से, इसलिए इस डीएनए सैंपल को तोड़ने के लिए आप EcoR1 एंजाइम का यूज करते हैं, जिसकी रिकॉग्निशन साइट उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के ईदर साइड पर प्रेजेंट है. As soon as you treat your DNA sample with EcoR1, what happens? It produces the staggered cuts within both the recognition sites, and accordingly you get your gene of interest. तो आपको अपना gene of interest यहाँ पर मिलता है as soon as you digest your DNA sample with the EcoR1. And you can see that that particular end is having 5' phosphate. Obviously this end will be 3' hydroxyl, and because of the anti-parallel nature of that double-stranded DNA, this particular end will be 5' phosphate and this end would be 3' hydroxyl. अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पर भी staggered cuts प्रोड्यूस हुए हैं, that's why ये सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स बने हैं. जैसे अगर आपको दिखाएं तो दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड एंड दैट इज आल्सो द सिंगल स्ट्रैंडेड एंड. तो ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स बने हैं बिकॉज ऑफ द स्टैगर्ड कट्स. ठीक है, और यहाँ पे जो रिकॉग्निशन साइट है वो भी पैलिंड्रोमिक है, यहाँ पे जो रिकॉग्निशन साइट है वो भी पैलिंड्रोमिक है, सिमेट्रिकल है, और इस वजह से ये स्टिकी एंड्स भी, इनका बेस सीक्वेंस भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और स्टिकी एंड्स कहलाएंगे. ठीक है, सो दीज टू एंड्स आर ऑल्सो नोन एज द स्टिकी एंड्स. सो यहाँ पर जो हमें मिला है वो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला है, और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के जो दो एंड्स हैं, दीज आर नोन एज द स्टिकी एंड्स. दीज एंड्स आर हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री base sequence in anti-parallel direction, so that when they get a chance they can join with each other by hydrogen bonding. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं you are getting a gene of interest having sticky ends and you are having a cut open vector with sticky ends. वेक्टर के दोनों एंड्स स्टिकी हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों एंड्स भी क्या हैं? स्टिकी हैं. मोर ओवर, बिकॉज द वेक्टर एंड द जीन बोथ आर, the vector and the DNA sample both are digested with the same restriction enzyme. That's why the sticky ends of the vector are also complementary to the sticky ends of the gene of interest. यानी ये जो green portion है ये इस pink portion के complementary है. तो वेक्टर के स्टिकी एंड्स भी आपस में जुड़ सकते हैं, जीन के स्टिकी एंड्स भी आपस में जुड़ सकते हैं. मोर ओवर, वेक्टर और जीन के स्टिकी एंड्स भी आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो सकते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उन सभी के सीक्वेंसेस एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली a sort of experiment which we do while constructing your recombinant DNA in recombinant DNA technology. So फिर क्या करते हैं हम आगे? अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के दौरान हमने पहले वेक्टर को कट किया, कट वेक्टर बनाया और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया. सो व्हाट यू हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट विद स्टिकी एंड्स एंड यू हैव योर कट ओपन वेक्टर विद स्टिकी एंड्स. व्हाट यू डू नेक्स्ट, यू विल मिक्स both the components in a tube and you will add an enzyme named as DNA ligase within that mixture and incubate that mixture for some time. आप दोनों कंपोनेंट्स को यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंड कट ओपन वेक्टर को आपस में मिक्स करते हैं और उस मिक्सचर के अंदर एक एंजाइम ऐड करते हैं जिसका नाम क्या होता है? DNA ligase. और उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेट करते हैं.
ठीक है। तो अब यहाँ पर मिक्सचर में क्या होगा, सबसे पहले क्या हो सकता है इस मिक्सचर के अंदर। ये जो दो स्टिकी एंड्स हैं वो कट ओपन वेक्टर के, क्योंकि इनका सीक्वेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट these two ends will hydrogen bond with each other। ये दोनों ends क्योंकि इनके सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री थे, ये दोनों ends जो हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है दोनों स्टिकी एंड्स के बीच में, लेकिन यू कैन सी कि ये जो पर्टिकुलर एंड है, ये वाला, ये कौन सा एंड है, दिस वन। सो दिस इज योर हाइड्रोक्सिल एंड, सो इफ इट इज हाइड्रोक्सिल दिस would be your phosphate. In the same way, this is your phosphate and this is your hydroxyl. So दोनों स्टिकी एंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, बट अभी ये वेक्टर पूरा सर्कुलराइज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेस हैं। एक ये प्लेस है जहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, और दूसरी ये जगह है जहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। सो दिस पर्टिकुलर वेक्टर जिसके स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ चुके हैं टेम्पोरेरीली विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस, दिस इज हैविंग द टू nicks. So because your mixture contains an enzyme named as DNA ligase, what it does, it seals those discontinuities. These gaps are sealed due to the action of that enzyme that is known as DNA ligase. What it does, it creates a phosphodiester bond between the two adjacent nucleotides. If one of them is having 3' hydroxyl and the other one is having 5' phosphate, अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक न्यूक्लियोटाइड के 3' एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप है, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इस निक के दोनों तरफ 3' एंड 5' फॉस्फेट, 3' हाइड्रोक्सिल एंड 5' फॉस्फेट हैं, और इस निक के दोनों तरफ 5' फॉस्फेट एंड 3' हाइड्रोक्सिल है। दैट्स वाई डीएनए लाइगेज इन दोनों निक्स को सील कर देगा अपनी एक्टिविटी की वजह से बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो व्हाट विल हैपन, both the nicks will be sealed and this product will be known as the self-ligated or recircularized or unaltered vector। सी इसका नाम है, इस वेक्टर का नाम क्या पड़ा है, सेल्फ लाइगेटेड, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वेक्टर को हमने इसको ब्रेक किया था, ये टूट चुका था और वापस ये इन स्टिकी एंड्स की वजह से खुद के साथ ही वापस जुड़ गया। इसके एंड्स खुद ब खुद वापस एक दूसरे से ज्वाइन हुए और डीएनए लाइगेज ने निक्स को सील कर दिया, तो ये वेक्टर खुद ब खुद से ही जुड़ गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेल्फ लाइगेटेड। इसको कहते हैं रीसर्कुलराइज्ड। क्यों कहते हैं रीसर्कुलराइज्ड, क्योंकि अर्लियर ये सर्कल था, फिर ये ओपन हो गया, कट हो गया और दोबारा ये क्या बन गया, सर्कल बन गया, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, रीसर्कुलराइज्ड। यानी जो वेक्टर ओपन हुआ था थोड़ी देर के लिए, कट हुआ था, वापस से वो सर्कल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नोन एज अनऑल्टर्ड वेक्टर। अनऑल्टर्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि इनिशियली इट वाज अ कंप्लीट वेक्टर, इट वाज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, फिर ये ओपन हुआ, कट हुआ और ये वापस से सर्कुलराइज हो गया, यानी जो वेक्टर इनिशियली था वही वेक्टर वापस हमें मिल गया। इसमें किसी भी तरह की कोई ऑल्ट्रेशन, कोई चेंज नहीं हुआ, इसका डीएनए सीक्वेंस सेम पहले के जैसा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, अनऑल्टर्ड वेक्टर। तो इस वेक्टर के तीन नाम हैं, सेल्फ लाइगेटेड, खुद ब खुद जुड़ गया, रीसर्कुलराइज्ड, पहले सर्कल था फिर ओपन हुआ वापस सर्कल बन गया, और अनऑल्टर्ड कि इसमें किसी भी तरह की कोई चेंज देखने को नहीं मिली। तो एक ये प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। तो आपने मिक्सचर बनाया था, दो कंपोनेंट थे आपके पास, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओपन वेक्टर, और तीसरा कंपोनेंट था डीएनए लाइगेज। मिक्सचर को जब इंक्यूबेट किया तो उस मिक्सचर में जो
प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, सेल्फ लाइगेटेड रीसर्कुलराइज्ड और अनऑल्टर्ड वेक्टर। अब इसी मिक्सचर में एक और प्रोडक्ट बन सकता है, वो क्या है आपका, वो है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बनेगा, ये जो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये जा कर के इस पर्टिकुलर स्पेस में जा कर के सेट हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा। यू कैन सी दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये जो पूरा रीजन है आपका, ये पूरा रीजन ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जा कर के उस वेक्टर के खाली जगह जो ये हुई थी, इस खाली जगह में जाकर के वो सेट हो गया है। ठीक है, सो नाउ if you see the different ends of this temporary product, you will see that this particular end is 3' hydroxyl। ये कौन सा एंड है, ये वाला, और this particular end is 5' phosphate। ये कौन सा एंड है, दिस इज दिस वन। तो ये दो एंड्स ये यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें हम तो ये है 5' फॉस्फेट, ये कौन सा एंड है, दिस वन, एंड दिस वन इज 3' हाइड्रोक्सिल, ये कौन सा एंड है, दिस वन। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन दोनों एंड्स को देखें तो दिस इज 3' हाइड्रोक्सिल, ये कहाँ नजर आ रहा है हमें, दिस वन, और दिस इज द 5' फॉस्फेट, ये कहाँ नजर आ रहा है, दिस वन। सो ये दो एंड्स हैं यहाँ पे। और इसी तरह अगर इन दो एंड्स को देखें तो दिस 5' phosphate is, you can see this 5' phosphate here and this 3' hydroxyl you can see here. So as soon as this gene of interest gets set in this empty space of cut open vector, you will see such a situation. तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 and 4 निक्स मौजूद हैं, 4 निक हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक निक है, यहाँ पर एक निक है, इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर भी निक्स मौजूद है। टोटल 4 निक्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर टेम्पोरेरीली फॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इट विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर का पोर्शन है और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये। लेकिन अभी कम्प्लीटली बना नहीं है, इसमें कितने निक्स हैं, 4 निक्स मौजूद हैं। और उन निक्स को सील कौन करेगा, द डीएनए ligase which is present in your mixture. So it will follow the same principle. If there are 2 nucleotides and at one side there is 3' hydroxyl and the other side 5' phosphate, it will make a phosphodiester bond between the nucleotides and it will seal the respective nick. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पिंक पोर्शंस जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के स्टिकी एंड्स हैं और ग्रीन पोर्शंस जो कि कट वेक्टर के स्टिकी एंड्स हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस, बट सम निक्स आर रिमेनिंग। और उन निक्स को सील करने के लिए एंजाइम काम कर रहा है डीएनए लाइगेज, और कॉन्सिक्वेंटली सारे निक्स सील हो जाएंगे एंड आपका तैयार हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर आपका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। So it will form a complete recombinant DNA containing the gene of interest. So if you mix these 3 components, the DNA ligase, the cut open vector and the gene of interest, what you get a mixture of 2 kinds of vector molecules. One is the self ligated or recircularized or unaltered vector, and the second one is your recombinant DNA. So, इस वेक्टर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सिंपली एक वेक्टर है, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है। ये वेक्टर हमने जो काटा था वो खुद ब खुद वापस जुड़ चुका है। लेकिन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की उपयोगिता हमारे लिए फ्यूचर में होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ज्वाइन कर दिया है।
दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कैरिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो इन दोनों प्रोडक्ट्स में से जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट है वो क्या है, recombinant DNA, and this product is not useful for us. That's why we can say that this unaltered vector or self-ligated vector or recircularized vector is an unwanted and wasteful product. तो अगर हम चाहते हैं कि ये वेस्टफुल प्रोडक्ट ना बने और हमारे मिक्सचर में एक्सक्लूसिवली रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बने, तो हम उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज कर सकते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि इस प्रोडक्ट के बनने की प्रोबेबिलिटी को नलीफाई करेगा और आपके मिक्सचर में एक्सक्लूसिवली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एएलपी का यूज करके हम ऐसा कैसे करेंगे ये देखते हैं, आइए। So this diagram was depicting the production of self-ligated vector during construction of recombinant DNA. Now we will see how we use ALP to remove the probability of forming this self-ligated vector. Okay, let's see. So now we will see use of ALP for preventing unwanted self-ligation of cut vector. Let's see. तो ALP का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो कट ओपन्ड वेक्टर है, ये वो वेक्टर है जो पहले स्टेप में हमें मिला था, कट ओपन्ड वेक्टर जिसके एंड्स स्टिकी थे। इस कट ओपन्ड वेक्टर को जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिक्स करने से पहले हम किससे ट्रीट करेंगे, ALP से, एल्केलाइन फॉस्फेटेज से। ठीक है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, इन फॉस्फेट ग्रुप्स को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, जैसा कि पहले हमने देखा था। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट करेंगे जब इस कट ओपन वेक्टर को, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। कट ओपन वेक्टर होगा हमारे पास एक नया, लेकिन इसमें क्या मॉडिफिकेशन है कि 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप क्या है, एब्सेंट है, लैकिंग है। तो ALP से आपने ट्रीट किया ओपन वेक्टर को और यू गेट वेक्टर विथ which no longer have the 5' phosphate groups at the 5' ends. Now what you do, you mix that cut opened vector with the gene of interest. आप इस वेक्टर को और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, जैसा कि आप करते हैं, और उस मिक्सचर में यू विल ऐड द DNA लाइगेज। सो अब इस पर्टिकुलर मिक्सचर में जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, कट ओपन्ड वेक्टर है जिसके पास 5' फॉस्फेट नहीं है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है और तीसरा DNA लाइगेज है, इसके अंदर क्या होगा, क्या क्या बनेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर इसमें बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर कैसे बनता है, जब ये दोनों एंड्स जिनके बेस सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दीज बोथ स्टिकी एंड्स दे gets hydrogen bonded to each other. ओके, अर्लियर भी हमने देखा था ये दोनों एंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर गए हैं। अब अगर यहाँ पे आप एंड्स को देखें तो दिस इज योर 3' हाइड्रोक्सिल, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, एंड दिस वुड बी द 5' ग्रुप। यहाँ पे आप देखेंगे 5' एंड, मोर एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड द 5' एंड, यहाँ आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर कोई ग्रुप मौजूद नहीं है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ALP ने उसे क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, है ना। और यहाँ पर दोबारा आप अगर देखें तो दिस इज योर 3' हाइड्रोक्सिल, ये जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगेन यू कैन सी योर 5' एंड, ये जो एंड है ना ये वाला, ये दिस वन। सो इन 5' एंड्स पर कोई फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं है, बिकॉज दे हैव बीन अर्लियर रिमूव्ड by the action of alkaline phosphatase। तो आपका ये जो इनकम्प्लीट सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है वो इस तरह से होगा, और इसमें एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि एक ये निक मौजूद है और दूसरा ये निक मौजूद है। तो इस सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर को कंप्लीट करने के लिए कौन से एंजाइम को काम करना पड़ेगा, DNA लाइगेज। और लाइगेज की क्या शर्त होती है,
ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, लेकिन कब बनाता है? जब इसको एक तरफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है और दूसरी तरफ 5 प्राइम फॉस्फेट मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल तो है, लेकिन दूसरी तरफ 5 प्राइम फॉस्फेट मौजूद नहीं है, क्योंकि वो रिमूव्ड है। तो अगर इस इनकम्प्लीट सेल्फ लाइगेड वेक्टर के निक्स को सील करने के लिए डीएनए लाइगेज अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, तो अपनी एक्टिविटी को ये पूरी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज एट ईच निक it will have the deficiency of the phosphate group. हर निक पर इस डीएनए लाइगेज को फॉस्फेट ग्रुप नहीं मिल पाएंगे और उसकी वजह से ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कभी नहीं बन पाएंगे। ये दोनों निक्स एज इट इज़ रहेंगे और इन दोनों निक्स के एज इट इज़ रहने की वजह से ये अनऑल्टर्ड वेक्टर कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, यानी सक्सेसफुली नहीं बन पाएगा ये आपके मिक्सचर में। तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपका जो अनऑल्टर्ड वेक्टर है आपके मिक्सचर में नहीं बनेगा। कौन से एंजाइम की मदद से किया आपने ये काम? एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा? आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जा करके इस पर्टिकुलर स्पेस में सेट हो जाएगा। इफ यू सी एंड्स, this 3 prime hydroxyl you can see here, and that 5 prime phosphate you can see here. This 3 prime hydroxyl you can see here, and that 5 prime end which is lacking the phosphate group you can see here. This 5 prime phosphate which you can see here, and this 3 prime hydroxyl you can see here, and this 3 prime hydroxyl you can see here, and this 5 prime end which is lacking the phosphate group you can see here. तो यहाँ पर आपके RDNA में भी 1, 2, 3 और 4 निक्स मौजूद है। इन निक्स को सील करने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज, जिसको 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल चाहिएगा और 5 प्राइम फॉस्फेट चाहिएगा। दोनों ग्रुप्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये क्रिएट करेगा। तो अब जब डीएनए लाइगेज इस इनकम्प्लीट आरडीएनए पर अपनी एक्टिविटी करेगा तो क्या होगा? दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। आप देखिए ये जो निक था वो सील हो गया। क्यों सील हो गया? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल भी है और फॉस्फेट भी है। इन द सेम वे ये जो निक है ये सील हो गया। देखिए क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल है और फॉस्फेट है। लेकिन यहाँ जो निक है, यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोक्सिल है और एक तरफ ओनली 5 प्राइम एंड है विदाउट एनी फॉस्फेट। तो यहाँ पर जो निक है वो सील नहीं हो पाया। आप देखिए इन द सेम वे ये जो निक है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेकिन फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और ये निक भी सील नहीं हो पाया। इसलिए लाइगेज ने अपनी एक्टिविटी तो की, लेकिन टोटल नंबर ऑफ 4 निक्स में से 2 निक्स को वो सील कर पाया और 2 निक्स को सील नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स एट द रेस्पेक्टिव निक्स। तो यहाँ पर आपका आरडीएनए बनेगा तो सही, लेकिन इस आरडीएनए में कितने निक होंगे? 2 निक होंगे और इस आरडीएनए में आपका क्या होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो यू विल गेट योर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बट विद 2 निक्स। तो सेल्फ लाइगेड वेक्टर तो बना ही नहीं क्योंकि उसमें एक भी निक सील नहीं हुआ, लेकिन आरडीएनए मिक्सचर में बनेगा क्योंकि उसमें कुछ निक्स सील हुए और कुछ निक्स अनसील्ड रह गए। ये जब अनसील्ड निक्स हैं ये कब पूरे होंगे? when you will transfer that RDNA by the process of transformation into host। और होस्ट के अंदर जब ये RDNA जाएगा तो होस्ट क्या करेगा? It will repair the remaining nicks to form a complete recombinant DNA। So as soon as you transfer that incomplete RDNA into the host by the process of transformation, the host DNA repair mechanisms will repair the remaining nicks to form a complete recombinant डीएनए। सो यहाँ पर आपने देखा कि ALP एंजाइम या एल्कलाइन फॉस्फेटेज की मदद से हमने रीसर्कुलराइज या सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर को बनने ही नहीं दिया। मोर ओवर
आपके मिक्सचर में केवल कौन सा प्रोडक्ट बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि इनकम्प्लीट था और कंप्लीट हो गया कब, जब उस आरडीएनए को हमने ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इसके अंदर पहुंचाया, होस्ट के अंदर. So in this way you can nullify the formation of the self-ligated vector while constructing your rDNA through the technique of recombinant DNA technology and by the use of alkaline phosphatase. Okay, hope so. The topic has been delivered carefully and steadily. Please, you are requested to see the video very carefully and grab the concept accordingly. Okay, that's all for today's lecture. Post your queries and thanks for watching.